Yeah, today I will talk with you what today I will talk with you some important terms जो कि एम एच अब्राम्स जो टेक्स्ट है उसी टेक्स्ट से लिया गया है उसको लेकर के कुछ वर्ड्स है जिस पे मैं बात करूंगा। एक वर्ड आपका है एलिट्रेशन, एक वर्ड आपका है एजोनास, एक वर्ड आपका है कांजोनास। ये तीन शब्द है, एलिट्रेशन, एजोनास और कांजोनास। इसके अलावा प्रोवर्ब भी एक शब्द है, उसको मुझे बात करना है। एग्जेम्पलम एक शब्द है, एग्जेम्पलम EXEMPLUM। एक शब्द है फेबल, एक शब्द है पैरेबल और एक शब्द है आपका एलिग्री। ये कुछ वर्ड्स है, छोटे छोटे, बहुत लंबी डिफिनेशन नहीं है, लेकिन ये ध्यान में रखना है कि दीज वर्ड्स हैव बीन आस्क्ड मेनी टाइम्स, कई बार, हर लगभग अभी हाल ही में जब एलटी का एग्जामिनेशन और टीजीटी का रिसेंटली हुआ था तो एलिट्रेशन वहां पर भी पूछा गया था, एसोनेस और कांसोनेंस का कॉन्सेप्ट आया था। तो वो चीजें हैं। तो टू डिफाइन दीज वर्ड्स, टू टेल दीज वर्ड्स, आई एम शेयरिंग व्हाइट बोर्ड, उस पे मैं लिखता चल रहा हूँ, डिक्टेट करता चल रहा हूँ। जो इंपॉर्टेंट चीजें होगा उसे मैं आपको कहूंगा, आप नोट करते चलिए। नोट तो आपको सब कुछ करना है जो भी मैं लिखवाऊंगा। और इसके बाद अगर मुझे टाइम मिला तो मलाबिका मैडम ने कहा कि मुझे एस्थेटिक आइडियोलॉजी पर दोबारा बात करना है, वो भी मैं बात करूंगा। अगर आज नहीं होगा तो कल या एक अलग सेशन 10 मिनट का लेकर के मैं उस पर बात करूंगा। तो लेट मी शेयर विथ यू व्हाइट बोर्ड, बट रिमेम्बर दैट कि इट्स आर फोर्थ लेक्चर, ये हमारा लिटरेरी टर्म पे फोर्थ लेक्चर होगा। मैंने सारे लेक्चर को सीरीज से ही इसीलिए कवर करने की कोशिश की है कि सबसे पहले मैं लिटरेरी टर्म कवर कर रहा हूँ, जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगता है उसे मैंने सबसे पहले शुरू किया है। तो जो लिटरेरी टर्म है उसका कितना लेक्चर हो चुका है, अभी तक 3 लेक्चर हुआ है, आज हमारा फोर्थ लेक्चर होगा। तो लिटरेरी टर्म का दिस इज व्हाट इज द फोर्थ लेक्चर, जिसमें मैं जिन चीजों को लेकर डिस्कस करूंगा वो मैंने आपको बता दिया। तो जस्ट ओपन व्हाइट बोर्ड, आई थिंक की व्हाइट बोर्ड इज विजिबल एंड आई एम टेलिंग यू की व्हाट आई हैव फॉर यू टुडे। आज हम किन पॉइंट्स को लेकर के बात कर रहे हैं या किन किन बिंदुओं को लेकर के बात कर रहे हैं। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिस पे मुझे बात करना है, दैट इज द एलिट्रेशन। ये आप नोट करते चलिएगा, बिल्कुल रट लीजिएगा। देयर इज अ वर्ड एलिट्रेशन, ALLITERATION, एलिट्रेशन, दिस इज द वर्ड एलिट्रेशन, ALLITERATION। If anyone asks you what is alliteration, then remember that a very simple definition कि alliteration is what? It's the repetition। इसमें जो पहला पॉइंट है क्या है? It's the repetition, REPETITION। It's the repetition of a speech sound, of a speech sound in a sequence of nearby words, in a sequence, SEQUENC, in a sequence of nearby words, nearby words। So you find what कि यही इसका definition है कि what you find here, you find कि alliteration is the repetition of a speech sound in a sequence of nearby words। दूसरा point, usually the term is applied only to consonant, usually the term is applied only to consonant, only to consonants, NANTS। ये दूसरा पॉइंट इससे रिलेटेड है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये एक चीज ध्यान में रखना है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि ये जो शब्द है किसके लिए अप्लाई किया जाता है? कॉन्सोनेंट्स के लिए। और कॉन्सोनेंट्स में उस समय अप्लाई किया जाता है कब? ओनली व्हेन द रिकरेंट साउंड इज मेड एम्फेटिक, ओनली
when the recurrent sound recurrent sound recurrent sound is made emphatic is made emphatic emphatic because it begins a word or stressed syllable within a word because it begins it begins a word or a stressed syllable within a word 1 पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट अभी आपको केवल नोट करते चलना मैं इसका एक एक एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आपको समझना है एंड नेक्स्ट पॉइंट विच यू हैव टू रिमेम्बर alliterative meter नेक्स्ट पॉइंट इज द मैं इसको पहले एक्सप्लेन कर दूं अभी जो मैंने पहला शब्द लिया है वो पहला शब्द क्या है एलिट्रेशन है मैंने बताया 2005 के टीजीटी में पूछा जा चुका है 2021 का जो अभी लोगों ने एग्जामिनेशन दिया है इसी से जुड़ा हुआ शब्द एजोनांस और कांसोनांस है वो चीजें आई हुई थी तो अगर आप देखेंगे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द लिया गया है दैट इज एलिट्रेशन और एलिट्रेशन कुछ हद तक आप कह सकते हैं हिंदी में जो अनुप्रास अलंकार होता है उसके जैसा होता है लेकिन इसमें क्या चीजें हैं यहाँ पे कि एलिट्रेशन का मतलब होता है रिपीटिशन इट्स द रिपीटिशन तो इसको समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसमें रिपीटिशन होता है किसका रिपीटिशन होता है स्पीच साउंड का रिपीटिशन होता है स्पेलिंग का रिपीटिशन नहीं होता बल्कि क्या होता है स्पीच साउंड का स्पीच साउंड का मतलब कि सेम साउंड जो है रिपीट होती है जैसे अगर मैं ये कहूँ चुचुल बुचुल चुल चुब्बुल खा तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि एक जो चा का साउंड है चुचुल बुचुल चुल चुब्बुल खान ये चीजें क्या हो रही है रिपीट हो रही है स्पीच साउंड इसमें ठीक है चा का आर अपनी जगह लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने कहा एलिट्रेशन में रिपीटिशन होता है एलिट्रेशन में किसका रिपीटिशन होता है स्पीच साउंड का रिपीटिशन होता है कहाँ पर रिपीटिशन होता है इन अ सीक्वेंस सीक्वेंस का मतलब होता है लगातार इन अ सीक्वेंस ऑफ नियर बाई वर्ड्स जो नजदीक के शब्द आए रहते हैं जैसे मैंने अभी फिर मैं वही बात कहूंगा कि इफ आई यूज द वर्ड कि चुचुल बुचुल चुल चुब्बुल खा तो चुचुल के बाद क्या आया बुचुल आया फिर चुचुल बुचुल चुल आया फिर चुब्बुल आया ये जो वर्ड आ रहा है इसमें किसका रिपीटिशन हो रहा है एक साउंड का रिपीटिशन हो रहा है वह साउंड क्या है चा है और वह जो साउंड का रिपीटिशन हो रहा है वह क्या है नियर बाई सीक्वेंस से हो रहा है सीक्वेंस से हो रहा है प्लस नियर बाई वर्ड्स नजदीक ऐसा नहीं कि कोई पोयम है अगर वो 10 लाइन की है तो वो साउंड पहली लाइन में मिले फिर अंतिम लाइन में मिले तब इलिटेशन नहीं माना जाएगा बल्कि एक लाइन में जो शब्द आए हुए हैं उन शब्दों का जो सीक्वेंस बन रहा है उसमें जब वो रिपीटिशन होता है और किसका रिपीटिशन होता है स्पीच साउंड का स्पीच साउंड मतलब कि जब हम पोयम का प्रोनाउंसिएशन करते हैं या पोयम को रिसाइट करते हैं या पोयम की किसी एक लाइन को पढ़ते हैं तो उसमें सिमिलर साउंड वाले वर्ड होते हैं जो सिमिलर साउंड वाले वर्ड होते हैं अगर उनका रिपीटिशन होता है और सीक्वेंस ऑफ नियर बाई वर्ड्स में तो यह इसकी पहली खासियत होती है एक पॉइंट नोट करना है फिर उन्होंने बताया कि आखिर ये जो आपका शब्द है या इलिट्रेशन जो है इसकी दूसरी खासियत क्या है यूजुअली द टर्म इज अप्लाइड ओनली टू ज्यादातर जो टर्म अप्लाई किया जाता है ज्यादातर वर्ड आया हुआ ना कि जो है कंपलसरी नहीं है ज्यादातर वह कॉन्सोनेंट्स के लिए अप्लाई किया जाता है किसका रिपीटिशन उसमें ज्यादातर देखा जाता है या किसकी साउंड को देखा जाता है कॉन्सोनेंट्स का हम जानते हैं कि ए ई आई ओ यू इट्स द वाउल वी ओ डब्ल्यू जो हम लोग प्रोनाउंसिएशन वावेल कहती है वो गलत प्रोनाउंसिएशन है इट्स द वाउल वी ओ डब्ल्यू ई एल इट्स द वाउल
दैट इज VOWEL, वाव से, जैसे हम लोग उसके VOW वाव होता है उसमें EL ही तो लगा हुआ, तो नॉट वावेल बट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज वाउल। एंड 5 लेटर है वाउल के, AEIOU, उनको छोड़ करके जो 21 लेटर होते हैं जो कंसोनेंट्स का हिस्सा होता है, जब उनकी एक उनका जो स्पीच साउंड होता है अगर उसका रिपीटिशन होगा इन अ सीक्वेंस ऑफ नियर बाई वर्ड्स, तब क्या हो जाएगा, तब वह एलिट्रेशन हो जाएगा। फिर से मैं रिपीट कर दूं, एलिट्रेशन में रिपीटिशन देखा जाता है, किसका रिपीटिशन देखा जाता है, स्पीच साउंड का देखा जाता है। वह जो स्पीच साउंड होगा कहाँ पे रिपीट करेगा, इन अ सीक्वेंस ऑफ नियर बाई वर्ड्स में रिपीट करेगा। मोस्टली वह किसके लिए अप्लाई किया जाता है, कॉन्सोनेंट्स के लिए अप्लाई किया जाता है। ये 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तीसरा पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखना है, यह तब अप्लाई किया जाता है ओनली व्हेन द रिकरेंट साउंड, जब रिकरेंट साउंड, अब सवाल उठता है ये कैसा साउंड होता है, रिकरेंट साउंड, कैन एनीवन एक्सप्लेन रिकरेंट साउंड, कैन एनीवन एक्सप्लेन रिकरेंट साउंड, रिपीटेशन। रिकर repetition but ultimately with emphatic repetition when you emphasize, ऐसा साउंड जब वो चीजें जो है क्या करती हैं, आप उसका प्रोनाउंसिएशन के लिए करने के लिए दबाव डालते हैं, दैट इज नोन एज द इम्फेटिक, इम्फेटिक, EMPHATIC। हम क्या करते हैं, जैसे कुछ शब्द ऐसे हैं जो नॉर्मली हम उसका उच्चारण कर देते हैं, लेकिन कुछ शब्दों पर हम क्या करते हैं, दबाव डालकर उसका उच्चारण होता है, वह रिकरेंट। तो इन्होंने कहा कि ओनली व्हेन द रिकरेंट साउंड इज मेड, जब जो है साउंड जो होता है ऐसा निकलता है जिसपे जिन अक्षरों पर जोर दिया जाता है, जिसको आप कहते हैं स्ट्रेस, स्ट्रेस करना, दबाव डालना, प्रेशराइज करना, और तब क्या होगा, और वो भी मेड इम्फेटिक, इम्फेटिक मतलब उस पर प्रेशर डाला जाता है, दबाव डाला जाता है, बिकॉज इट बिगिंस अ वर्ड, चूंकि जो शब्दों की शुरुआत होती है उसमें जो सिलेबल होता है वह कौन सा सिलेबल होता है, स्ट्रेस्ड सिलेबल होता है। व्हाट सिलेबल, स्ट्रेस्ड सिलेबल। आई जस्ट वांट टू नो हियर कि मुझे ईमानदारी से बताइएगा कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें ये नहीं पता कि सिलेबल क्या होता है। जब मैं कोई क्वेश्चन पूछूं तो मुझे क्विक रिस्पांस चाहिए, क्योंकि काफी कुछ लेना है ना, अगर आप साइलेंट बैठे रहेंगे तब तो क्या होगा। मेरा अपना एक चीज है कि आई वांट टू मेक क्लास अ वेरी इंटरेक्टिव जी क्लास। सर, मैं नहीं सिलेबल नहीं पता। हाँ ठीक है, और कितने लोग ऐसे, मैसेज मुझे कर दीजिए, डोंट अनम्यूट योरसेल्फ, जस्ट ड्रॉप मैसेज इन चैट बॉक्स। हाउ मेनी पर्सन डज नॉट नो कि, हाउ मेनी पर्सन अल्टीमेटली दे डोंट नो कि व्हाट इज सिलेबल। इसका मतलब कि एक लोगों को छोड़ के सबको आ रहा है, ठीक, कोई बात नहीं, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, आपको ये समझना है। यहाँ पे वर्ड आया है स्ट्रेस्ड सिलेबल। इफ आई टॉक, मैं नेक्स्ट स्लाइड ले रहा हूँ सबसे पहले। हाँ, और उन्होंने कहा कि ये जो होगा स्ट्रेस्ड सिलेबल होगा, और यह स्ट्रेस्ड सिलेबल कहाँ पे होगा, विद इन अ वर्ड, एक शब्द के अंदर एक स्ट्रेस्ड सिलेबल आएगा। अब जब तक आप सिलेबल नहीं जानेंगे तब तक आपको स्ट्रेस्ड सिलेबल नहीं पता होगा, और तब तक आपको ये नहीं पता होगा कि सिलेबल क्या और स्ट्रेस सिलेबल और विद इन अ वर्ड क्या है। सबसे पहला मैं एक हेडिंग डाल रहा हूँ, सिलेबल। इफ आई आस्क यू व्हाट इज सिलेबल, ये एक आपका हेडिंग हो गया, ठीक है। आपको ये ध्यान में रखना है कि सिलेबल का मतलब होता है विथ पार्ट में। ऑफ, पार्ट ऑफ अ वर्ड वेयर आर, ये प्रोनाउंसिएशन आवर नहीं होता, ROUR, वेयर आर साउंड स्टॉप्स naturally, naturally during pronunciation, during pronunciation, PIATION। यहाँ पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला, वो कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पार्ट ऑफ अ वर्ड, शब्द का एक ऐसा हिस्सा, सिलेबल क्या है, पार्ट ऑफ अ वर्ड है, पार्ट ऑफ अ सेंटेंस नहीं है, पार्ट ऑफ अ क्लास नहीं है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। सिलेबल इज पार्ट ऑफ अ वर्ड, यह शब्द का एक हिस्सा है
वेयर आर साउंड स्टॉप्स नेचुरली, जहां पर हमारी आवाज, वेयर आर साउंड, जहां पर हमारी आवाज क्या करती, स्टॉप्स नेचुरली, स्वाभाविक रूप से रुक जाती। कब रुक जाती है? ड्यूरिंग प्रोनाउंसिएशन, जब हम किसी शब्द का उच्चारण करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप कुछ ना करिए, एग्जाम्पल ग्रेसिया, इफ आई टेक माई ओन नेम कि माई नेम इज शमीम। अब आप ये बताइए कि शमीम क्या है? एक शब्द है, शमीम एक शब्द है। ये जो शमीम एक शब्द है, इसका जब आप प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो ये दो हिस्सों में टूट रहा है, शमीम। तो ये जो श है ये एक शब्द का हिस्सा है, क्योंकि शमीम एक शब्द है, लेकिन इस शब्द को प्रोनाउंसिएशन करते समय दो हिस्सों में टूट रहा है। ये जो श है यह क्या है? शब्द का एक हिस्सा है। तो ये जो शब्द का हिस्सा जहां हमारी आवाज नेचुरली रुक जाती है, शमीम, इट मीन्स दैट कि यह जो है एक सिलेबल हुआ और यह एक सिलेबल हुआ। इट मीन्स कि शमीम में कितना सिलेबल हो गया? दो सिलेबल हो गया। अब तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया। एक मैं और एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। देयर इज अ वर्ड ब्यूटीफुल, एक शब्द है ब्यूटीफुल। व्हेन यू प्रोनाउंस दिस वर्ड ब्यूटीफुल, देन यू फाइंड ब्यू पे जाके पहला साउंड रुकता है, टी पे दोबारा आप रुकते हैं, फिर फुल पे आप रुकते हैं। इसका मतलब एक सिलेबल, एक सिलेबल, एक सिलेबल, टोटल मिलाकर के इसमें कितना सिलेबल हो गया? तीन सिलेबल हो गया। शब्द एक ही है लेकिन सिलेबल कितना आया? तीन सिलेबल आया। जब जो है आप इस तरह का प्रोनाउंसिएशन करते हैं, शब्दों को तोड़ते हैं, तो वह क्या कहा जाता है कि सिलेबल शब्द नहीं है। कभी कभार एक शब्द में एक ही सिलेबल हो सकता है और उसको क्या कहा जाता है? मोनोसिलेबल। अभी मैं बता भी दे रहा हूँ। और तो जैसे अगर एक शब्द में अगर एक सिलेबल आएगा तो उसको मोनोसिलेबल कहा जाएगा। ये भी मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, MONO, मोनो, SYLLABLE, मोनोसिलेबल। मोनो माने क्या होता है? मोनो माने सिंगल। ऐसा एक ही शब्द जिसमें एक सिलेबल आए, तो मोनो मीन सिंगल। अ वर्ड हैविंग अ सिंगल सिलेबल, अ वर्ड हैविंग सिंगल सिलेबल, SINGL, सिंगल सिलेबल, अ वर्ड हैविंग सिंगल सिलेबल। जैसे अगर मैं वर्ड यूज करूं सो, SOW, अगर आपको याद होगा सो माने क्या होता है? बोना, ठीक है। अगर मैं वर्ड यूज करूं शो, शो माने दिखाना, ये सब एक ही बार में इनका प्रोनाउंसिएशन, इसको आप अलग अलग नहीं तोड़ सकते हैं। इस तरह के जो शब्द होंगे उनको मोनोसिलेबल कहा जाएगा। एक शब्द और उसमें एक ही सिलेबल आया हुआ है। लेकिन अगर एक शब्द उसमें दो सिलेबल होगा तो उसको डाई सिलेबल कहा जाता है। तो सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया? मैंने बताया सिलेबल क्या है। फिर मैंने आपको ये बताया कि सिलेबल के काइंड्स भी होते हैं। जैसे जैसे एक शब्द में सिलेबल जुड़ता जाएगा उसी हिसाब से उसका लैटिन से नाम होते हुए डाई, ट्राई, इस तरह से होता जाता है। तो मेरे ख्याल से ये जो सो है और जो शो है, एक किसका सिलेबल एग्जाम्पल है? मोनो सिलेबल का एग्जाम्पल है। मुझे ईमानदारी से बताइए कितने लोगों को यहाँ पे समझ में नहीं आया? जो बातें मैंने बताई, कितने लोग ऐसे हैं जिनको सिलेबल नहीं समझ में आया और मोनो सिलेबल नहीं समझ में आया? क्लियर हो रहा है सब मेरी बातें? कितने लोग ऐसे हैं जिनको यस सर, समझ में आ गया? यस क्लियर सर, हो आ गया गया। सर, सैयदा समझ में भी आ कह गया। रही है कि सिलेबल, या ठीक है, ओके, गुड गुड, इट मीन दैट यू ऑल आर वेरी एक्टिव पर्सन लाइक यूलिसिस। गुड, क्लियर है। अच्छा, अब मैं दूसरा चीज आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब आपने सो और शो समझ लिया तो एक शब्द आया था कि स्ट्रेस्ड सिलेबल, STRESSED। तो स्ट्रेस्ड सिलेबल और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल, अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। मुझे आप ये बताइए कि स्ट्रेस और अनस्ट्रेस सिलेबल तो आपको समझ में आ गया। नया शब्द क्या जोड़ा गया? स्ट्रेस जोड़ा गया, अनस्ट्रेस जोड़ा गया।
इसमें कितने लोग ऐसे हैं जो इसका मायने समझते हैं कि स्ट्रेस क्या है, अनस्ट्रेस क्या है। अगर आप ये कहते हैं आजकल मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, अगर आप ये कहते हैं कि मेरे ऊपर बहुत बोझ है, मैं बहुत दबाव में हूँ, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि स्ट्रेस का मतलब दबाव, स्ट्रेस का मतलब प्रेशर, स्ट्रेस का मतलब बोझ, एक जो आम जन की भाषा है जिसमें ऑलवेज वी फाइंड इन आवर डे टू डे लाइफ कि स्ट्रेस डिसेबल, ये तो सिलेबल के साथ जुड़ा हुआ है। लोग वैसे नहीं कहते कि मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, मुझसे बात ना करो, मैं बहुत परेशानी में हूँ, वो चीजें अपनी जगह। स्ट्रेस का मतलब होता है दबाव डालना। तो जब हम किसी भी शब्द का उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय कभी कभार हमारी आवाज जो है किसी सिलेबल पर बहुत ज्यादा हमें जोर देना पड़ता है। ऐसे सिलेबल को स्ट्रेस्ड सिलेबल कहा जाता है। और जिस सिलेबल को बगैर जोर दिए हुए हमें उच्चारण करना पड़ता है उसको अनस्ट्रेस्ड सिलेबल कहा जाता है। एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। और ये जो स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल है ये ज्यादातर ब्लैंक वर्ड्स और हीरोइक कपलेट में यूज किया गया है। ब्लैंक वर्ड्स और हीरोइक कपलेट में वर्स फॉर्म अलग चीज है, वो मैं कभी बाद में बताऊंगा। अभी आपको ये समझना है कि स्ट्रेस और अनस्ट्रेस सिलेबल क्या है। अगर मैं एक वर्ड यूज करूं कि अ, एक वर्ड मैं यूज करूं दैट इज अ 3 5 years 5 years have passed, PASSED, 5 summers, SU, this is double M, SU double M, yeah, 5 summers with the length। आप मुझे बस एक सिंपल सा बताइए, क्या आपको ये लाइन याद है कि आपने कहाँ से ली, आपको ये समझ में आ रहा है? कई बार मैंने पढ़ा था, मेरे बहुत सारे बच्चे जो हैं इस समय जुड़े हुए हैं। जो नया बैच है उसमें भी पुराने कुछ लोग हैं। विनोद जी जुड़े हुए हैं। टिंटन है वे। यस गुड। वर्ड्स, वर्ड्सवर्थ का टिंटन अभी टिंटन है, वर्ड्सवर्थ का है। बिल्कुल सही है। वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ का टिंटन है जो दिस वर्ड्सवर्थ इज का द टिंटन है। यस, वर्ड्सवर्थ का टिंटन अबे ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है। किस में लिखा गया है? ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है। वर्ड्सवर्थ का टिंटन अबे ड्रामेटिक लिरिक का एग्जांपल है। अब आप ये देखिए कि जो इसमें जो पहला शब्द है वह अनस्ट्रेस है। अब आप कहेंगे सर आप ऐसे ही कह दे रहे हैं, अनस्ट्रेस हम कैसे मान लें? बात सही, आपको नहीं मानना चाहिए। जब आप 5 का प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो बहुत आराम से आप कह देते हैं 5। इस पे आपको स्ट्रेस नहीं करना पड़ा, लेकिन जो जैसे ही आप ईयर्स पर आते हैं 5 years, तो ये जो जोर देना पड़ रहा है आपको वाई पे कम ई ए पे, ईयर्स, 5 years। आर यू गेटिंग द पॉइंट? 5 years, जो 5 है वहां पर भी एक सिलेबल है, ईयर्स में भी केवल एक सिलेबल है, लेकिन जो ईयर्स है यहाँ पे आपको क्या करना पड़ा, जोर देना पड़ा। इसका मतलब क्या हो गया, ये एक निशान बनाया गया कि जो सिलेबल पे जोर देना पड़ेगा उसका निशान ये है जो मैंने बनाया हुआ है। जिस सिलेबल पे जोर नहीं देना है उसके लिए हमने क्या कर दिया, एक सिंपल सी रेखा खींच दी कि बहुत सिंपल वे में इसका प्रोनाउंसिएशन हो जा रहा है। इट मीन्स दैट 5 जो है अनस्ट्रेस्ड सिलेबल है और जो ईयर्स है वो कौन सा सिलेबल है, स्ट्रेस्ड सिलेबल है। 5 years have passed, 5 years have passed, 5 summers, समर 5 पे नहीं करना पड़ेगा लेकिन समर इस पे करना पड़ा, 5 समर विद द लेंथ। तो ये जो प्रोनाउंसिएशन है ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। जब तक हमारा प्रोनाउंसिएशन नहीं सही होगा तब तक जो है कौन सा सिलेबल स्ट्रेस्ड है कौन सा अनस्ट्रेस्ड है वो जानकारी ला पाना बहुत मुश्किल है, और ये अपने में टिपिकल होता है। लेकिन प्रैक्टिस है, चीजें हैं जो लिंग्विस्टिक के जो लोग होते हैं जिन्होंने फोनोलॉजी मार्फोलॉजी का कोर्स किया है, ईएलटीआई का कोर्स किया, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग का कोर्स किया है, और हैदराबाद का जो सबसे बड़ा संस्था है CIFL का, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस का, तो वहां से जिन लोगों ने कोर्स किया उनका प्रोनाउंसिएशन वगैरह पे स्ट्रेस और अनस्ट्रेस को लेकर के काफी अच्छी पकड़ होती है, वो कर सकते हैं। बाकी हम जितने लोग भी हैं यूपी बोर्ड के, यूपी बेल्ट के, उन सबको तो शुरू में ऐसा लैंग्वेज
ऐसा हम लोगों की जुबान को ट्विस्ट कर दिया जाता है, जहां एक सिलेबल निकलना चाहिए वहां जबरदस्ती दो टू खींचे पड़े रहते हैं, तो उसका असर देखने को मिलता है। लेकिन एक मैंने आपको बता दिया कि स्ट्रेस्ड क्या है और अनस्ट्रेस्ड क्या है। कोई ऐसा है जिसे यहाँ तक मेरी बात ना समझ में आई हो? एनीवन? इज देयर एनीवन? सर आ गया है, बट मैं चाहती हूँ कि एक दो एग्जांपल्स और बता देते स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड का, तो शायद ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाता। हाँ देखिए, एक चीज आपको मैं इसको बता रहा हूँ कि आप जो है अलेक्जेंडर पोप का पोयम और अलेक्जेंडर पोप के पोयम के साथ साथ आपको जो है एक बार किसका पढ़ लेना चाहिए, एक बार आपको टिंटन अबे पोयम को यहाँ से के बाद अभी आप जाकर क्यों करिएगा, तो आपको ये लगेगा कि ये जो दोनों पोयम की बात की, जैसे अलेक्जेंडर पोप का रेप ऑफ द लॉक है, एशियन मैन है, एशियन क्रिटिसिज्म है, उन सब में जितना भी ज्यादा आप पढ़ेंगे तो उन सब में पहला जो सिलेबल होगा वो अनस्ट्रेस्ड होगा, दूसरा आपका क्या होगा, स्ट्रेस्ड होगा। एक मैं और आपको बता दे रहा हूँ, जैसे इफ आई से नो देन दाई सेल्फ, एक मैंने अलेक्जेंडर पोप का एक शब्द मैंने लिया, नो देन दाई सेल्फ। आप मुझे बताइए, क्या जब आप नो को बोलते हैं KNOW, वेदर यू स्पीक एन ओ नो, वेदर यू स्पीक KNOW, डू यू फाइंड, अब आप खुद से मुझे बताइए आपको यहाँ पे कहाँ स्ट्रेस लग रहा, कहाँ अनस्ट्रेस लग रहा, खुद से प्रैक्टिस करिए, देन यू विल बी एबल। डू यू सर फाइंड दाई से स्ट्रेस? दाएं में स्ट्रेस हो रहा है। सबसे पहला कि जो पहला जो आपका सिलेबल है नो है, दूसरा सिलेबल क्या है, देन है, तीसरा सिलेबल क्या है, दाई, चौथा आपका क्या है, सेल्फ है। चार सिलेबल आया। जब आप नो की वर्ड करते हैं तो नो पे अनिश्चित आ रहा है, ये आपको पता चला, बहुत सिंपल सा आपने किया, मैंने मार्क बना दिया नो। क्या जब आप कहते हैं देन, तो ऐसे ही कहते हैं, देन कहते हैं नो देन दास है। जब आप किसी भी चीज पे स्ट्रेस करते हैं तो स्ट्रेस करते समय आपका जो टंग है वो दोनों आप कह सकते हैं ये टीथ के बीच में दबता है। जब भी आप कभी भी वेन एवर यू प्रोनाउंस एनी वर्ड, यू विल कम टू नो कि ऑलवेज योर टंग, जो आपका टंग होगा, इट कम्स बिटवीन योर टीथ, ये आपके टीथ पर आता है, आगे की ओर निकलता है, ना कि अंदर की ओर जाता है। जैसे अगर मैं कहता हूँ नो, तो नो में हमारा लिप खुलेगा, KNOW, नो में जिस चीज को आप नॉर्मली कहेंगे उसमें आपका लिप खुलेगा। लेकिन जब आप किसी चीज पे दबाव डाल के कहते हैं तो आपका जो टंग होता है वो आगे की ओर आता है, और क्या होगा कि दोनों दांतों के बीच में वो करेंगे। जैसे कहते हैं आपने नो, नो के बाद आपने कहा देन, तो जैसे ही देन करेंगे टंग आपका आगे की ओर आएगा, उस पर लिप नहीं खुलेगा, बल्कि जो होगा लिप की जगह सारा काम किसका होगा, टंग का होगा, टंग जो है दांतों के बीच में आएगा। वरना आप इस चीज को करके देख लीजिए, नो बिल्कुल सिंपल था, देन उसके बाद आपका फिर क्या था, दाई, दाई में भी कोई और नहीं। लेकिन जब आप कहते हैं सेल्फ, सेल्फ, तो देन यू फाइंड इट, आई थिंक यू गॉट इट। सर डिड यू गेट इट? यस सर। आप खुद से प्रैक्टिस करके, जो मैंने अभी आपको कहा नो, उसके बाद फिर आप ये नो, नो का बिल्कुल सिंपल सा नो, देन, फिर उसके बाद जो है क्या है, दाई, सेल्फ, जैसे ही करेंगे तो सेम पैटर्न पे आपका टंग बिल्कुल जो है बाहर की ओर आएगा, इट विल बी बिटवीन योर टीथ, उस पे होगा। ठीक है? यस सर। यस सर। ओके ओके, दैट्स नाउ यू फाइंड। इसके बाद ये तो मैंने आपको एलिट्रेशन बताया, एलिट्रेशन का उस कॉन्सेप्ट को लेकर के मैंने बात किया। आफ्टर इट एक वर्ड आया हुआ है, उसमें जो है ये वर्ड यूज किया गया कि एलिट्रेटिव मीटर। एक नेक्स्ट हेडिंग में डाल रहा हूँ, एलिट्रेटिव मीटर, ALLITERATIVE, एलिट्रेटिव मीटर, METER।
यू फाइंड की एक नया शब्द आप कह सकते हैं या एलिट्रेशन से जुड़ा हुआ ही शब्द है एलिट्रेटिव मीटर। ओल्ड इंग्लिश में यूज किया जाता था। इसमें आपको एक पॉइंट लिखना है, इन ओल्ड इंग्लिश। इन ओल्ड इंग्लिश एलिट्रेटिव मीटर, एलिट्रेटिव मीटर मीटर METER, एलिट्रेटिव मीटर comma alliteration is what? Alliteration is the principal organizing, the principal organizing, RGANISING, organizing device of the verse line, device of the verse line, verse line colon, the verse is unrhymed, the verse is unrhymed. Then you find what? You find सेमीकोलन, कामा, उसके ऊपर जो डॉट होता है उसको सेमीकोलन कहा जाता है, और ये आपका कोलन था, जो यहाँ पे जो दो डॉट होगा उसको क्या कहा जाता है? कोलन कहा जाता है। और कामा के ऊपर जो डॉट होता है उसको सेमीकोलन कहा जाता है। द वर्ड्स इज अनराइम्ड, each line is divided into two half lines, divided into two half lines, half lines of two strong stress, of two strong stress, stresses, बल्कि प्लूरल फॉर्म, stresses by a decisive, by a decisive pause, DECISIVE PAUSE, by a decisive pause, or सेजरा। सेजरा एक वर्ड है लेकिन ये पंक्चुएशन का हिस्सा है, और सेजरा का जो सिंबल है वो क्या है? यही कामा, कामा ही जो आपका सेजरा होता है। ये कामा को मैंने ब्रैकेट में रखा, लेकिन सेजरा मीन्स कामा। या एंड हियर यू फाइंड कि यहाँ तक आपने लिखा सेजरा करके, देन यू फाइंड सेमीकोलन यहाँ पर है, एंड एटलीस्ट वन, एंड एटलीस्ट वन, at least one, and usually both of the two stressed syllable, of the two stressed syllable, stressed syllable in the first half, in the first half line alliterate, line
alliterate with the first stressed syllable with any other vowel VOWEL with the first stressed syllable of the second half line वर्ड यहाँ पे आना चाहिए of the second half line with the first syllable of the second half line यहाँ पे थोड़ा सा आप इरेज करके वो करिएगा of the second half line second half सर एक line स्लाइड बैक कर दीजिएगा लिखकर। हाँ कर लीजिए मुझे बताइएगा यस सर डन। ओके इसका एक एग्जाम्पल है जो मैं यहाँ पे देना चाहूंगा। एक पोएट है जिनका नाम है विलियम लैंगलैंड का वर्क है। एग्जाम्पल आपको वहां पे मिलेगा विलियम लैंग्लैंड्स वर्क पियर्स प्लाउमैन Suppleman. that is a Pierce PIERS Pierce प्लाउमैन यू फाइंड इट्स द वर्क। यहाँ पे एक स्ट्रेस्ड सिलेबल जो आप कह सकते हैं कि एलिट्रेट कर रहा है, ये इसका आप एक एग्जांपल ये रट लीजिएगा बिल्कुल। एग्जांपल सर क्या है सर? पियर्स पियर्स प्लाउमैन PLOWMAN इन अ summer SOMER in a summer season SESON in a summer season when 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 soft was the sun SONNE। यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि जो इसमें जो रिपीटिशन हो रहा है वो किसका रिपीटिशन हो रहा है? स्ट्रेस्ड सिलेबल का। ध्यान से आपको ध्यान में रखना है कि ना तो इन स्ट्रेस्ड सिलेबल है ना आ ही है, बल्कि क्या है? समर। तो हियर व्हाट यू फाइंड, हियर यू फाइंड द रिपीटिशन ऑफ एस। यहाँ पे एस है, यहाँ पे एस है, यहाँ पे एस है, यहाँ पे एस है और यहाँ पे सॉन पे एस है। अब नाउ यू फाइंड व्हाट की कहाँ कहाँ पे स्ट्रेस्ड आया हुआ है। जो आपका जो है समर है तो ये पहले समर, अब तो हम लोग SUMMER लिखने लगे। ओल्ड इंग्लिश में कुछ इस तरह से उसका चलता था जहां पे ये चीज आती है SOMER। ये ओल्ड इंग्लिश का पैटर्न है। इसका मतलब जो समर है वह क्या है? स्ट्रेस्ड सिलेबल है। और मैंने स्ट्रेस सिलेबल का मार्क आपको बताया था कैसे लग रहा। देन यू फाइंड सीजन। सीजन में ई पर हमें स्ट्रेस करा, सीजन ऐसे समर पे करना पड़ा तो यू फाइंड सीजन। तो ये भी स्ट्रेस्ड सिलेबल है। देन वेन पे कुछ नहीं करना, वेन का ऐसे ही छोड़ देगा। देन यू फाइंड सॉफ्ट और रिपीटिशन भी किसका हो रहा है? एस का। देन यू फाइंड सन। तो हियर यू फाइंड कि ये जितनी भी चीजें हैं उन सब का रिपीटिशन हो रहा है और यू फाइंड हियर व्हाट यू फाइंड दिस थिंग। अब मैं अगर इसके पहले जो मैंने लिया हुआ था वर्ड, अगर मैं उसको एक्सप्लेन करूं आपको, मैं बताऊं कि क्या क्या चीजें आप देखते हैं, तो एक जो शब्द लिया गया था वो क्या था? एलिट्रेटिव मीटर, ALLITERATIV मीटर METRE।
जो एलिटरेटिव मीटर है यह एक कॉन्सेप्ट है जो किसमें देखने को मिलता है, ओल्ड इंग्लिश पोइट्री में। एक पॉइंट ध्यान में रखिएगा, ओल्ड इंग्लिश इलिटरेटिव मीटर था, या ओल्ड इंग्लिश पोइट्री में इस तरह के मीटर यूज किए गए थे जिसको क्या नाम दिया गया, एलिटरेटिव मीटर। इसमें क्या होता है, इसमें देखा यह गया था कि एलिट्रेशन इज द प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजिंग डिवाइस। ओल्ड इंग्लिश पोइट्री में एलिट्रेशन को काफी ज्यादा यूज किया जाता था। वह क्या था, प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजिंग डिवाइस था। बहुत सारे लिटरेरी डिवाइसेस होते, लेकिन ओल्ड इंग्लिश में जो एलिट्रेशन था यह एक ऐसा डिवाइस था जो मुख्य रूप से यूज किया जाता था। ऑफ द वर्स लाइन, किसमें यूज किया जाता था, पोइट्री के लाइन में यूज किया जाता था। और वह जो वर्स होता था अनराइम्ड होता था। द वर्स इज अनराइम्ड, ऐसी लाइनों में या पोइट्री की ऐसी लाइनों में यूज किया जाता था जो क्या होती थी, जो अनराइम्ड होती थी। और जो लाइन होती थी वो अनराइम्ड लाइन, ये तो पता ना, राइम अनराइम ये तो पता है ये सबको लगभग मुझे लगता है। और फिर यू फाइंड कि ईच लाइन इज डिवाइडेड इनटू टू हाफ लाइन, उसमें जो हर लाइन होती थी वह दो हाफ लाइन में बांटी जाती थी। और जब दो हाफ लाइन में बांटी जाती थी देन यू फाइंड दैट कि उसमें, और जो दो हाफ लाइन में बांटी जाती थी उसमें क्या होता था, ज्यादातर ये देखा जाता था कि टू स्ट्रांग स्ट्रेस्ड सिलेबल होता था। क्या होता था, टू स्ट्रांग स्ट्रेस्ड बाई अ डिसीजिव पॉज। उसमें जो क्या आता था, स्ट्रेस्ड सिलेबल आता था, साथ ही साथ पास आता था। पास कई बार पूछा जा चुका है, पास को सेजरा भी कहा जाता है, सेजरा, पास, स्टॉप। और ज्यादातर जो ये मार्क किया जाता है कामा का मार्क होता है। तो एक पॉइंट आपको ये यहाँ पे समझ में आया कि एलिटेटिव जो मीटर है, अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एलिटेटिव मीटर मुख्यतः किस तरह की पोइट्री में यूज किया गया है, ओल्ड इंग्लिश पोइट्री में यूज किया गया, वर्स लाइन में। और कौन सी वर्स लाइन में, अनराइम्ड वर्ड्स में, अनराइम्ड में नहीं, अनराइम्ड में यूज किया गया है, जिसमें टू स्ट्रांग सिलेबल आता था जो डिसीजिव होता था। और एक पाज या सेजरा का यूज किया जाता है। तो पाज या सेजरा क्या है, पाज या सेजरा आपने हीरोइक कपलेट में पढ़ा होगा, खासकर अलेक्जेंडर पोप में, जिसमें चीजें क्या होती, बहुत ज्यादा चीजों को जो है स्टॉप का वहां पे एक सेंस होता है, रोका जाता है, इस तरह की चीजें होती है, पाज या सेजरा होता है। देन यू फाइंड व्हाट, देन यू फाइंड की एंड at least one one and usually both of the two stress syllable। उसमें जब भी होगा एक या दो सिलेबल जो होगा वो क्या होगा, या तो वन या तो दोनों सिलेबल जो होगा स्ट्रेस्ड सिलेबल होगा। इन द फर्स्ट हाफ लाइन इलिटरेट। और उसमें दिखाया जाता है कि पहली जो हाफ लाइन होती है वह इलिटरेट होती है विद द फर्स्ट स्ट्रेस्ड सिलेबल। ये ऐसा बहुत कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप देखना कि द सेकेंड हाफ लाइन उससे इलिटरेट होती है। एंड यू फाइंड कि हियर यहाँ पे जो वर्क है, राइटर का नाम है विलियम लैंगलैंड, और उनका प्लाउमैन। और पायस प्लाउमैन का जो वो है आपका, यहाँ पे देखते हैं कि समर एक शब्द आया है। समर का राइमिंग किससे हो रहा है, सीजन से हो रहा है। देन यू फाइंड कि सॉफ्ट आया हुआ है। देन यू फाइंड सन से, सीजन, सॉन, समर, सॉफ्ट। मैं ये नहीं कहता, मतलब कुल मिला के इलिट्रेशन में यू फाइंड व्हाट, यू फाइंड की रिपीटिशन ऑफ अ स्पीच साउंड। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि एलिटेटिव मीटर, तो एलिटेटिव मीटर क्या है, ओल्ड इंग्लिश में यूज किया जाने वाला मीटर था, जिसमें टू स्ट्रांग सिलेबल होता था और एक लाइन को जो है दो हाफ लाइन में बांटा जाता था। अब आप कहेंगे यहाँ कहाँ पे बांटा गया है, पहला हाफ लाइन देखिए, यहाँ कामा लगा हुआ है, ये वाला जो हिस्सा ये कामा है, यही कामा क्या है, सेजरा है, यह एक ठहराव है, ये हाफ लाइन हो गया। और इसमें आपने देखा कि ये वाला किससे, समर का किससे जो है रिपीटिशन हो रहा है, ये साउंड निकाला समर सीजन में, यू फाइंड समर, यू फाइंड सीजन। तो एक ही हाफ लाइन में दो दो जगह जो है एक वैसे सेम ध्वनि निकल रही है। अभी लाइन कंप्लीट नहीं हुई, लाइन का दूसरा हिस्सा क्या है, वेन सॉफ्ट वाज द सन। और फिर आप पाते हैं ये तीसरा हो गया, और ये आपका क्या हो गया, चौथा हो गया। तो एक दूसरी हाफ लाइन में क्या हो रहा है, सॉफ्ट जो है सॉन से जो है रिपीटिशन हो रहा है। So you find these things, you find these two things which you have to keep in your mind। इतना समझ में आया? Yes, sir. I have cleared everything. किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। ओके सर। ठीक, एक मैं एग्जांपल और दूंगा।
एक और भी आप नोट कर लीजिए, दैट इज द एग्जाम्पल, एंड दैट एग्जाम्पल इज क्या, एक शेक्सपियर का है, कंसोनेंट्स इन शेक्सपियर्स का एक स्पीच है, when to the sessions, when to the sessions, SIO of sweet silent thought. एक पहली लाइन है, I summon up remembrance things past. I summon up remembrance, REMEMBRANC, remembrance of things past, comma, फिर है I siege, SIGH, I siege the lack of many, a thing I sought, SOUGHT. Next, and with old O's, next line, and with old O's, new well, my dear times waste, सो यहाँ पे आपने देखा कि एक मैंने पैसेज है, ये शेक्सपियर का है, इसमें देखिए कहाँ पे जो है रिपीटिशन किस में हो रहा है, वेन टू द सेशन, यस का रिपीटिशन, वेन टू द सेशन, और क्या आ रहा है, आपका स्ट्रेस डिसले, वेन टू द सेशन, देन कहाँ पे आपको जाना पड़ रहा है, स्वीट, यस और एस का, वेन टू द सेशन स्वीट, then you find what, then you find silent, then you find what, then you find someone, then you find what, things, then you find what, siege, I siege, एक शब्द मैं उधर छोड़ा था, I summon, silent, I summon up remembrance of things past, I siege the like of many a thing, then you find thought, then you find with ओस, with का और W का, with ओस, फिर वेल, फिर यू फाइंड वेस्ट, हियर यू फाइंड व्हाट की रिपीटिशन, किसका रिपीटिशन, मैं यहीं से ले रहा हूँ, W यहाँ पर, W यहाँ पर, W यहाँ पर, इन अ सीक्वेंस ऑफ नियर बाई वर्ड्स, एक ही लाइन में, देन यू फाइंड W यहाँ पर, इसका रिपीटिशन, तो इसका मतलब किसका एग्जांपल होगा, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एलिट्रेशन का, देन यू फाइंड अनदर रिपीटिशन, यस का, मैं यहीं से उठा रहा हूँ, बैक साइड से चल रहा हूँ, देन यू फाइंड यस, देन यू फाइंड हियर यू फाइंड थिंग्स, में अगर आप देखिए यस, देन यू फाइंड यहाँ पे सेशन, यस डबल एस, देन यू फाइंड यस, देन यू फाइंड यस, so these are the someone में yes, so you in these lines you find only what the repetition of letter yes and what letter W, so these are the examples of what, these are the examples of alliteration. So when you come to know, here you find the repetition of S or repetition of W, then you come to know it very well ki how you can understand these things. So I think you got it. नाउ आई वुड लाइक टू कंक्लूड कि हमने क्या क्या आज हम लोगों ने कवर किया है।
आज हम लोगों ने जो कवर किया है उसमें सबसे पहला पॉइंट हम लोगों ने कवर किया एलिट्रेशन, आप नोट कर लीजिएगा ताकि आपको ध्यान में रहे। दूसरा पॉइंट हमने कवर किया सिलेबल। तीसरा पॉइंट हमने कवर किया मोनोसिलेबल। चौथा पॉइंट हमने कवर किया सेजरा, CAESUR, ये सब टर्म है लिटरेरी टर्म का। पांचवा पॉइंट हमने कवर किया एलिटरेटिव मीटर। एलिटरेटिव मीटर, दीज थिंग्स, और एक वर्क हम लोगों ने कवर किया। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स रहे विच वी हैव कवर्ड, और I think you got it. You have enjoyed this session. Now let me save this matter. And I hope that you don't have any problem. Got it. You are able to understand it very well. खास करके जो लिटरेरी टर्म्स काफी डिफिकल्ट माना जाता है, खासकर MH एब्राम्स की बुक जो है, जितने लोग मुझसे मिलते हैं, अरे सर बहुत डिफिकल्ट है, कैसे समझे, क्या करे क्या नहीं। तो खैर दैट डजंट मैटर, आप इसे आसानी से समझ रहे हैं, ये चीजें हैं। और जितने लोग भी हैं, आई डोंट नो कि वो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं या नहीं। सैयदा मैडम तो मुझे लगता है जुड़ी हुई है। सीमा जी, मैं आपको कॉल कर रहा था, आर यू इन व्हाट्सएप ग्रुप? अगर आवाज जा रही है तो यू कैन रिस्पॉन्ड मी।